हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार आईबीएन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे, अपने सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय जो अपने इतिहास से रिलेटेड है, विश्व इतिहास का एक बिंदु है फ्रांस की क्रांति। तो बेटे, अपने थोड़ा सा तो ये आपको ध्यान देना होगा कि 2020-21 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अपना जो पिछला जो सिलेबस था उसमें फेरबदल कर दिया गया है और वर्तमान 2020-21 के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है वो एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अपने पहला अध्याय जोड़ा है फ्रांस की क्रांति। तो बेटे, थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि अपनी जो पुरानी किताबें थी उसमें अपने पास सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ टॉपिक था और अब अपने को टॉपिक दिया है फ्रांसीसी क्रांति का। तो बेटे, अपने को नए सिलेबस के अनुसार और उसी की मतलब कॉपीराइट करते हुए अपन फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो बेटे, आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत पहला अध्याय फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड बिंदु करवाया जाएगा। तो बेटे, देखना अपने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी कौन कौन सी घटनाएं वर्तमान में अपने बुक्स, अपने सिलेबस में दी गई है। तो बेटे, देखना अपन इस बिंदु का अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम अपने दिमाग में यह आता है कि फ्रांस पर्टिकुलर एक देश का नाम आ रहा है। तो पहले तो अपने दिमाग में यह आना चाहिए कि फ्रांस कौन से महाद्वीप का देश है। तो बेटी, पहला बिंदु तो अपने पास ये बनता है फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक समृद्ध देश है। तो पहले तो अपने दिमाग में यह आएगा फ्रांस कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो अपने पास बिंदु आएगा यूरोप। अब बेटी, दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये उठता है कि फ्रांस की राजधानी। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो अपने पास आया कि ये वर्तमान में कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो अपने पास बिंदु आया यूरोप। दूसरा बिंदु अपने पास उठता है फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी कहां स्थित है? तो इसका आंसर अपने पास होगा पेरिस। अब बड़े अपने पास क्वेश्चन ये उठता है कि अपन फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका कालक्रम कितना। बड़े, इतिहास में यही बात अपने लिए महत्वपूर्ण होती है कि उसका समय कितना है, उसका कालक्रम क्या है, वो कौन से समय की घटना है। तो याद रखना बे, तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक तो वर्तमान स्थिति यूरोप महाद्वीप में, दूसरा फ्रांस की राजधानी। दोनों क्वेश्चन अपने पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर अपन फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं तो पहली बात उसकी स्थिति और दूसरा उसकी राजधानी का ध्यान हमें होना आवश्यक है। अब बेटे, अपने पास क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति का समय क्या था। तो अगले बिंदु पे अपन आएंगे फ्रांसीसी क्रांति का समय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, कौन से समय में। तो बेटे, इसके लिए अपने पास पर्टिकुलर एक समय आएगा। जैसे अपन कहने को ये कहते हैं कि 1789, इसका मतलब काफी बैक हिस्ट्री की बात आ गई। 1789, 1889, 1989, आज 2020। इसका मतलब है लगभग 200, 250, 250 वर्ष पहले की बात, जिसका अध्ययन अपन वर्तमान में कर रहे हैं। अब बड़ी पहले तो अपने ये दिमाग में आता है कि इतनी पुरानी बातों का अपन वर्तमान में अध्ययन क्यों कर रहे हैं। बेटे, फ्रांसीसी क्रांति की बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो विश्व के कई देश 21वीं सदी में उन घटनाओं को अपना रहे हैं। तो सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी कि फ्रांसीसी क्रांति की कई घटनाएं वर्तमान 21वीं सदी में, जैसे अपने भारत का मैं उदाहरण दूं,
अपने भारत का, जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं अपने संविधान के अंतर्गत कि भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। गणतंत्र जो शब्दावली है वो इसी फ्रांस से ली गई है। इसका मतलब है फ्रांसीसी क्रांति की कई घटनाएं वर्तमान 21वीं सदी की कई देश अपना रहे हैं, इसलिए अपन प्राचीन घटनाओं का वर्तमान में बेटे अध्ययन करते हैं। तो तीसरा बिंदु अपने पास आया फ्रांसीसी क्रांति का समय। अब एक बिंदु और बनता अपने पास यहां पर कि फ्रांसीसी क्रांति का निश्चित समय कितना है, क्योंकि यह अमूमन हर विद्यार्थी इस चीज को जानता है कि उसका समय 1789 है। अगर तुम्हें यह पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऐसा अगर कोई बिंदु आपके पास आता है तो ये तो बेटे साल की घटना है, साल में तो 365 दिन, इसका मतलब काफी लंबा समय है। यहां पूछ रहा है फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ कब हुई, उसका पर्टिकुलर एक डे अपने पास आएगा 14 जुलाई 1789। उस डे की अपन बात कर रहे हैं जिस समय फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अब बेटे अपने पास अगला क्वेश्चन बनता है, जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उस समय फ्रांस का शासक कौन था। तो जिस समय अपन बात कर रहे हैं 14 जुलाई 1789, उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां उस समय फ्रांस का शासक था। अब एक क्वेश्चन कई बार विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि लुई 16वां, इससे पहले लुई 15वां, इससे पहले लुई 14वां, इससे पहले लुई 13वां, 12वां, इस प्रकार से चला करता था। तो बेटे याद रखना लुई ये है बेटे वंश का नाम, जाति का नाम। इस वंश का कोई भी व्यक्ति शासक बनता तो वो अपने नाम के आगे बेटे शासक बनने का कर्म देता था। दूसरी बात, जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये बन रहा है क्वेश्चन। जैसे आज अपन ये कहते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे है, संसदात्मक, या अपन ये कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। वैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय वहां शासन व्यवस्था कैसी थी। तो बेटा आपके पास एक नाम आता है और वो नाम होगा राजतंत्रात्मक व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था पढ़ दो, राजा तंत्र शासन, एक ऐसी मतलब व्यवस्था कह दो जो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हाथों में होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, ऐसी व्यवस्था को अपन बोलते हैं बे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बन जाता है। एक तरह की ये कह दूं कि वंशानुगत जो व्यवस्था होती है वो राजतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत चलती है। पुत्र की मृत्यु होगी उसके बाद इसका पुत्र शासक बन जाएगा। इसका मतलब है न तो कोई चुनाव प्रणाली, न कोई योग्यता का मापदंड, और सीधा पिता की मृत्यु हुई उसके बाद उसका बेटा शासक बन जाएगा, उसके बेटे की मृत्यु हुई उसका बेटा शासक बन जाएगा। ऐसी जो व्यवस्था थी उसका नाम बेटे अपन ने दिया है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सपोज करो बेटे जैसे ये लुई 13वां बना, ये मान के चले अपन
तो इसके बाद बनेगा वो लुई 14वां आएगा, इसके बाद बनेगा वो लुई 15वां आएगा, उसके बाद बनेगा वो लुई 16वां आएगा। इसका मतलब है ऐसी जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था का नाम राजतंत्रात्मक शासन देते हैं। अब याद देखो मैंने क्या पढ़ा है, फ्रांस का शासक उस समय लुई 16वां था। इसका मतलब है कि इससे पहले लुई 15वां था, इससे पहले लुई 14वां था। ऐसी व्यवस्था थी फ्रांस के अंतर्गत। अब बेटे अपने पास क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलता है यहां पर। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपन पर्टिकुलर फ्रांसीसी क्रांति का कोई एक कारण तो नहीं मानते, फ्रांसीसी क्रांति के अलग अलग कारण रहे हैं। हो सकता है कोई विद्वान ये कह दे कि फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण था, फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण का मतलब आप ये समझोगे कि राजनीतिक व्यवस्था ही फ्रांसीसी क्रांति की जिम्मेदार थी। हो सकता है कुछ विद्वान ऐसे हुए होंगे जो ये कहते हैं कि अकेली राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार नहीं हो सकती। तो हो सकता है अपन दूसरा कारण पढ़ेंगे, तो दूसरा कारण अपन ले सकते हैं सामाजिक कारण। ये हो सकता है दूसरा कारण। समाज की व्यवस्था हो सकता है उस समय ऐसी बना दी होगी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शासन व्यवस्था का प्रतिद्वंदी बन गया। इसका मतलब दूसरी व्यवस्था भी फ्रांसीसी क्रांति का जिम्मेदार हो सकती है। हो सकता है कि राजनीतिक और सामाजिक दो घटनाओं से फ्रांसीसी क्रांति शायद संभव नहीं थी। हो सकता है इसके पीछे कोई अन्य कारण रहा होगा। तब बेटे अपन तीसरा कारण पढ़ेंगे और वो आता है धार्मिक कारण। हो सकता है कि धर्म के अंतर्गत, जैसे मान लो अपनी कहें कि यूरोप के अधिकांश देश, उसमें फ्रांस भी सम्मिलित है, यूरोप के अधिकांश देश ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाई धर्म में उस समय ऐसी जटिलताओं में फंस गया था कि सामान्य और उच्च वर्ग के लोग अपने आप में अंतर करने लग गए थे। इस व्यवस्था को फ्रांसीसी लोग सहन नहीं कर पाए और अपन ये कह सकते हैं कि धार्मिक कारण भी इस क्रांति का बन सकता है। मान लो जैसे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से क्रांति संभव नहीं होती, तो चौथा कारण अपन दे सकते हैं बौद्धिक कारण। चौथा कारण लेंगे बेटे अपन और वो आता है बौद्धिक कारण। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में माना जाता है बेटे। जैसे रूसो ने क्या कहा था कि अगर फ्रांस में नेपोलियन नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। बेटे सीधी सी बात ये कह सकते हैं, जैसे वाल्टेयर का कोटेशन आपने बेटे बहुत पढ़ा होगा। वाल्टेयर क्या कहता है, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं,
तो कितनी शानदार बात कही है। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा। वाल्टेयर देखो कैसी बात बोलता है। इसका मतलब है कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे थे जिन्होंने राजा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जनता तक पहुंचाया। राजा और जनता के बीच की कड़ी के रूप में कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कार्य किया। उन बुद्धिजीवी लोगों ने फ्रांसीसी जनता को जागृत किया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का एक और कारण जो बौद्धिक कारण है, यह भी बन सकता है। इसका मतलब है कि अपने पास कोई एक कारण नहीं है। अपन ने टोटल 4 कारण पढ़े हैं। अब बड़े क्वेश्चन ये बनता है कि राजनीतिक कारण क्या था। अब बेटे अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु पढ़ेंगे अपन राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण इसका मतलब है, आप देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, अपन ने शुरुआत कहां से दी थी? फ्रांसीसी क्रांति का समय पढ़ दिया, 14 जुलाई 1789। इसका मतलब है ये तो पर्टिकुलर वो समय है अपने पास जिस समय फ्रांस की जनता ने बिगुल बजा दिया था, फ्रांसीसी जनता ने विद्रोह कर दिया था, फ्रांसीसी जनता ने लुई 16वें को हटाने के लिए फ्रांस में मतलब ये कह दूं कि एक तरह का आंदोलन, हिंसक घटनाएं करना प्रारंभ कर दिया था। इसका मतलब लुई 16वां उस व्यवस्था का जिम्मेदार था, लेकिन बेटे अपन किसी एक व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार नहीं मान सकते। हो सकता कि लुई 16वें से पहले शासक थे, उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था बना दी होगी जिसे लुई 15वां लुई 16वां चलाते आ रहे थे। इसका मतलब है कि राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपन जिम्मेदार नहीं कर सकते। इसलिए बेटे फ्रांसीसी क्रांति कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति लंबे समय से चली आ रही एक घटना थी। अब बड़ी क्वेश्चन ये बनता है कि ये अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, तो कौन कौन से राजनीतिक कारण रहे होंगे जिनसे अपन ये समझ सके कि फ्रांसीसी क्रांति का कोई एक कारण तो नहीं था। तो बेटे देखना, राजनीतिक कारणों में 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, याद रखना है। राजनीतिक कारणों में अपन ये पढ़ेंगे कि लुई 16वें से पहले शासक कौन कौन बने। तो बेटे अपन इतिहास पूरा तो नहीं, लेकिन 2-3 शासकों का अपन अवश्य उल्लेख करेंगे। जैसे राजनीतिक कारणों में एक अपन पढ़ते हैं लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां। इन्होंने फ्रांस में कब से कब तक शासन चलाया? तो बेटे इसका शासन काल देखना 1643 से लेकर 1715 ईस्वी तक शासन चलाया। 1643 से 1715 तक लगभग 70 वर्ष का इतिहास। 70 वर्ष तक कोई एक व्यक्ति अपने शासन सत्ता को चलाता है तो बड़े स्वाभाविक है उसमें अहंकार, उसमें निरंकुशता की भावना आ जाती है।
तो पहले व्यक्ति को तो अपन पढ़ेंगे लुई 14वां। इसके बारे में तो फ्रांस की जनता ही नहीं, कई इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि लुई 16वां इतना अहंकारी बन गया था कि स्वयं क्या कहता था, याद रखना देश का एक कोटेशन आता है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, आई एम एज ए स्टेट, मैं ही राज्य। इसका मतलब है इस बिंदु से ये पता चल रहा है कि लुई 16वां कितना निरंकुश, कितना अहंकारी बन गया था। वो ये कहता था कि फ्रांस है तो मैं हूं, अर्थात मैं ही राज्य। ऐसे अगर अपन कथन, ऐसे कोटेशन अपन पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि लुई 14वां निरंकुश और एक अत्याचारी शासक। दूसरी अपन बेटे बात करें, लुई 14वें के बाद शासक बनेगा लुई 15वां। एक चीज याद रखना बेटे, मैंने पहले ही बताया था, लुई 14वीं की मृत्यु के बाद 1715 में इसकी मृत्यु आ जाएगी, 15 में इसकी मृत्यु के बाद लुई 15वां शासक बनेगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बाप की मृत्यु के बाद बेटा शासक बनता है तो इसकी मृत्यु के तत्काल बाद। इसका मतलब है इसका समय ले लो बेटे, 1715 ईस्वी में ये शासक बनेगा। कब तक रहेगा? 1774। इसका मतलब है लुई 14वीं की मृत्यु के बाद लुई 15वां शासक बना। अब देखो बेटे क्या होता है, लुई 15वां शासक बना तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा, लुई 15वें के काल में ब्रिटेन, इंग्लैंड भी अपन जिसको कह सकते हैं, ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। इस सप्तवर्षीय युद्ध में, अब देखो युद्ध कब लड़ा गया था, ध्यान रखना, इसका समय आता है 1756 से 63। क्लियर? इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी। फ्रांस में धन का संकट आ चुका था। लुई 16वें का समय है 15 से 74, और इसी 74 से पहले अपन पढ़ेंगे 56 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध से ऐसा माना जाता है कि फ्रांस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पंगु हो गया था। इसलिए फ्रांस की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए लुई 15वें ने अपनी जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए। क्या किया? कर लगा दिया। कर लगाने से फ्रांस की जनता लुई 15वें के खिलाफ हो गई। इसका मतलब है लुई 15वां भी फ्रांसीसी क्रांति का जिम्मेदार था। अब बेटे तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे लुई 16वां। इतिहास का दुर्दांतकारी शासक जिसको बोले, एक ऐसा शासक जिसके काल में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, एक ऐसा शासक जिसके काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत हुई, ऐसा शासक पढ़ दो जिसके काल में
अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम चला। एक ऐसा समय पढ़ दो जिस समय फ्रांस की जनता फ्रांसीसी शासकों के क्रूर अत्याचारी शासन व्यवस्था से तंग आ चुकी थी। वह शासक अपन पढ़ेंगे लुई 16वां। इसका शासनकाल देखना बेटे, यहां पर ने पहले कितना पढ़ा है 15 से 74, इसका मतलब है लुई 15वें के बाद आ रहा है। तो लुई 16वां शासक बनेगा तो बेटे इसका समय आएगा 1674। क्लियर? फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हो गई थी कब? 89 में। लेकिन क्रांति की शुरुआत के साथ अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि लुई 16वें का अंत हो गया था, नहीं। इसका शासन काल चलेगा बेटे 1792 तक। 92 में जाकर अपन कह देंगे कि लुई जो सत्ता थी, लुई जो वंश जो परंपरा चली आ रही थी, वो लुई 16वें की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है बेटे कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति शुरू होगी, कितना समय है 14 जुलाई 1789, उस समय लुई 16वां शासक था। अब बड़े क्वेश्चन ये उठता है कि क्रांति 89 में कैसे प्रारंभ हुई। तो एक बड़े थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां मैं एक नोट लगाकर क्वेश्चन दूंगा। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम 1776 में प्रारंभ हो चुका था। याद रखना बेटे, फ्रांस और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस एक साथ आता है। वहां भी अपने 14 जुलाई पढ़ते हैं। क्लियर? 14 जुलाई 1776। तो होता क्या बेटे, लुई 16वां ब्रिटेन की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। इसलिए लुई 16वां चाहता था कि ब्रिटेन की शक्ति कैसे भी कम हो। अब बड़े अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 14 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र होना चाहता था। किससे? ब्रिटेन से। क्लियर? इसलिए ब्रिटेन का विरोधी है कौन? ब्रिटेन का विरोधी कौन होगा? फ्रांस। ब्रिटेन का विरोधी फ्रांस। अब देखो क्या होता है कि ब्रिटेन जैसे ही अमेरिका से युद्ध लड़ता है, उस समय अमेरिका और फ्रांस ये दोनों बेटे एक हो जाते हैं। क्लियर? अमेरिका का सहयोग करता है कौन? फ्रांस। जैसे ही अमेरिका और फ्रांस दोनों एक होते हैं तो ब्रिटेन बेटे पराजित होता है। क्लियर? जैसे ही ब्रिटेन पराजित हुआ तो अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अमेरिका की स्वतंत्रता से प्रेरणा लेकर फ्रांस में भी क्रांति प्रारंभ हो गई। कई बार जैसे अपन पढ़ते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो याद रखना बेटे, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांसीसी लोगों ने प्रेरणा ली और ये सोचा कि एक छोटा सा देश अमेरिका ब्रिटेन जैसी बड़े शक्तियों को पराजित कर सकता है, तो हम भी लुई 16वें की सत्ता का अंत कर सकते हैं। इसीलिए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई।
ये तो थे बेटे अपने पास फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में अपने पास 3 बिंदु आए हैं। पहला अपन लुई 14वां पढ़ेंगे, लुई 15वां पढ़ेंगे और लुई 16वां पढ़ेंगे। अब बेटे अपने पास अगला बिंदु आएगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण दूसरा बिंदु है जो फ्रांसीसी क्रांति का है। इसका अध्ययन हम अगले कालांश अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।